हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और 78th इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इंडिया हैज बीन अ फ्री कंट्री फॉर 78 इयर्स और पिछले 78 इयर्स में हमने क्या-क्या नहीं देखा है। वी हैव सीन द चाइनीज वॉर, 2-3 वॉर हुई है पाकिस्तान के साथ में, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शंस आए हैं। ग्लोबली भी हमने देखा था कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी 2008 में, लेमन ब्रदर्स, उसकी काफ़ी भारी असर हमारे पर पड़ी है। कई सारे ड्राउट्स आए हैं, कई सारे फ्लड्स हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया हैज़ प्रॉस्पर्ड और जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में विश्वास के साथ निवेश किया है, उनकी जीत हमेशा हुई है। और मेरे ख्याल से ये जो घड़ी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो एक काफ़ी आई वुड से गंभीर घड़ी है, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। इस समय में अगर आप इंडियन स्टॉक्स में अपना फेथ रखेंगे, तो 3, 4, 5 साल में आई एम श्योर कि रिवॉर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा समय क्यों है? व्हाई डू वी से दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एरिया? ये एक गंभीर समय क्यों है इंडियन मार्केट्स के लिए? एक ही वजह, प्रेसिडेंट ट्रंप। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में पूरा उथल-पाथल कर दिया है। आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और करते हैं, कुछ बोलते हैं, फिर उनका जो भी कहना है वो रिवर्स कर देते हैं। और जो पूरी तरह से जो कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया है, दैट हैज़ टोटली डिस्टेबलाइज्ड ग्लोबल ट्रेड, इट हैज़ डिस्टेबलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। और यूएस कंज्यूमर की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ पर इतना सारा इन्फ्लेशन हुआ है कि दे आर फाइंडिंग द गोइंग वेरी डिफिकल्ट। और जैसे-जैसे उनके जो फंडामेंटल्स है यूएस इकोनॉमी के, वो मेरे ख्याल से धीरे-धीरे खराब ही होते जा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ ऑल द पॉलिसीज़ टेकन बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, वो उनकी सोच है, उनका मानना है कि ये करने के बाद शायद लॉन्ग टर्म में यूएस इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कंपैरेटिव हो जाएगी। और इवेंचुअली जो उनके जो बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स है, ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट, शायद ये जो टैरिफ्स लगाए हैं, उसके बाद ये जो 2 बड़े प्रॉब्लम है, शायद सॉल्व हो जाएँगे। देखिए, समय ही कहेगा कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स और नॉट। लेकिन मेरे ख्याल से व्हाट चॉइस डज़ ही हैव? उनके पास और कौन से रास्ते हैं जो परस्यू कर सकते हैं? देखिए, यूएस ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर पूरी फ्रीडम है, पूरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कंपनियों को कि आपको यूएस में चीज़ बनानी है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप ये इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो, ये फ्री इकोनॉमी है। इसलिए फ्री इकोनॉमी में अगर आपको हिलाना है, आपको कुछ सीरियस तरीके से वहाँ की इंडस्ट्री है, उनको कुछ समझाना है, तो शायद ये जो टैरिफ है, यही एक रोड है, यही एक सिस्टम है, जहाँ से जो यूएस कंपनीज़ है, दे विल बी फोर्स्ड टू मैन्युफैक्चर इन अमेरिका इटसेल्फ। और जो अमेरिका की जो डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट्स पर, वो ओवर लॉन्ग टर्म कम हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया के लिए ये तो काफ़ी ख़राब न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 25% टैरिफ ड्यूटी लगा दी है, कस्टम ड्यूटी लगा दी है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। और ओवर एंड अबाउट दैट और 25% की स्टैम्प ड्यूटी, या सॉरी, ओवर एंड अबाउट दैट और 25% की टैरिफ और भी लग सकती है एज अ पेनल्टी टैरिफ, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम यूएसए। इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कहना है कि ठीक है, अगर आपको टैरिफ लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन जो कई इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं, जो वेयर इंडिया विल नॉट निगोशिएट, यानी कि रिड्यूसिंग टैरिफ्स, रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी एट अवर एंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो हम नहीं कम करेंगे। या कुछ कंडीशंस है जो हम नहीं मान सकते। इसी वजह से अगर टैरिफ्स आ रही है तो सो बी इट, वी विल डेफिनेटली फाइट इट। और हमारी इकोनॉमी पर जो भी असर होगा, वी विल बेयर इट। लेकिन अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाए हैं, जो अभी आपको मालूम नहीं है, अगर जो लगाए हैं, अगर दे आर अनएक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट डिसीजन एंड वी हैव टू कंसिडर कि शायद उनको जो देश के लिए जो अच्छा है, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नो डाउट 2-3 इंडस्ट्री है विच विल बी हिट वेरी बैडली। वन इज ऑफ कोर्स द जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और कुछ ऐसी लेदर इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इमीडिएट असर आ सकता है। और उसकी वजह से नॉट सो मच ऑन द एक्सपोर्ट्स और ऑन द एम्प्लॉयमेंट देयर कुड बी एन इफेक्ट, बट मेरे ख्याल से दैट वन कैन नॉट बी हेल्प्ड। जो बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है इज इफ दे स्टार्ट इम्पोजिंग कस्टम्स ड्यूटी ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट है। और वहाँ पर अगर कुछ टैरिफ आ जाती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ आ जाती है, तो उसका भारी असर पड़ सकता है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर और इंडियन इकोनॉमी पर। बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड बी पॉजिटिव। तो एक्चुअली स्पीकिंग, ये जो ट्रम्प टैरिफ्स है, वैसे तो कई एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स विच आर गेटिंग इम्पैक्टेड इज एनीवेयर फ्रॉम 35 बिलियन टू 40 बिलियन, जो कि काफ़ी स्मॉल है। इसका जो इफेक्ट है ऑन द जीडीपी इज 0.3% और सो, काफ़ी कम है। लेकिन हमारी राय में ये जो इंडिया की जो कंपेरेटिव पोजीशन है, वो थोड़ी कम हो जाती है इन दी ग्लोबल
मैन्युफैक्चरिंग सीन जिस हिसाब से टैरिफ्स आए हैं। आप सोचिए कि आप एक कंपनी हो, आपके एक्सपोर्ट्स यूएस में जा रहे हैं, अभी 25% टैरिफ की वजह से योर एक्सपोर्ट्स टू यूएस बिकम अनकम्पेरेटिव। आपके जो एक्सपोर्ट्स यूरोप को जा रहे हैं, वहाँ के कस्टमर्स ये भी जानते हैं कि देखिए ये जो हमारा वेंडर है, ये जो हमारा सप्लायर है, नाउ बिकॉज़ ही कांट सेल टू यूएस, बिकॉज़ ही हैज़ गॉट एक्स्ट्रा कैपेसिटी, शायद ये जो वेंडर है उसको हम स्क्वीज़ कर सकते हैं एंड वी कैन गेट बेटर टर्म्स। तो ये जो कंपैरेटिव पोज़ीशन है इंडिया की, वो ज़रूर से थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स, और ये मेरे ख्याल से सबसे पेन पॉइंट है फ्रॉम अ इंडियाज़ पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो फ्यूचर ग्रोथ आने वाला था, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आने वाली थी बिकॉज़ ऑफ चाइना प्लस वन। जी हाँ, चाइना प्लस वन की जो पूरी एक स्ट्रैटेजी थी, जो पूरा एक इन्वेस्टमेंट थीम था, दैट बीइंग के ग्लोबल एमएनसीज़ है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, दे वांट टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम चाइना एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जैसे कि एप्पल ने किया है, दे आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग आईफ़ोन्स नॉट ओनली इन चाइना बट आल्सो इन इंडिया। तो ये जो डी-रिस्किंग स्ट्रैटेजीज़ थी फॉर द लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, द ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हु आर फेवरिंग इंडिया टू एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, और जहां पर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे, शायद ये इन्वेस्टमेंट्स डिले हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज ट्रम्प टैरिफ्स। तो ये जो मेरे हिसाब से एक्चुअल जो इफेक्ट है इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम lower competitive intensity, over a period of time, less investment in export oriented units. That is the bigger problem that India has got. लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है, जो पूरी फंडामेंटल्स जो है इंडियन इकोनॉमी की है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, और इंटरेस्ट रेट्स आर लो, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे जो बैंक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी वाइब्रेंट है। इतने सारे नए नई बिजनेसेस आ रही है, इतने सारे नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया विल डेफिनेटली बी एबल टू अब्सॉर्ब दिस पर्टिकुलर थ्रेट। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी कहना चाहूँगा यहाँ पर, कि कैसा हुआ था कि जब इंडिया में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उस टाइम इमीडिएटली यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, व्हिच मीन्स दैट यूएस ने कहा था कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, और उसका भारी असर पड़ सकता था इंडियन इकोनॉमी पर, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। द इंडियन स्टॉक मार्केट वेंट डाउन बाय 8%। जी हाँ, सैंक्शंस आने के बाद 8% का करेक्शन हुआ था इन मई 1998, लेकिन अगले 3-4 महीने में जितना भी करेक्शन हुआ था, द मार्केट रिकवर्ड फ्रॉम दैट कंप्लीटली एंड इट वाज बैक एट द प्री टेस्ट लेवल। तो मेरे ख्याल से ये सेम चीज प्ले आउट हो सकती है कि हमारे मार्केट्स ने, वी हैव सीन अ नेगेटिव ट्रेंड, वी हैव सीन दैट स्टॉक प्राइसेस हैव डिक्लाइन ट्रम्प की टैरिफ की वजह से, शायद और भी करेक्शन आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग स्ट्रांग रहते हैं, हमारे फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने में वी मे बी एबल टू रिकवर लॉस ग्राउंड। चलिए आगे बात करते हैं कि व्हाट कैन चेंज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे ये जो हमारा करेक्टिंग मार्केट है, पिछले 6 हफ्ते से वी हैव सीन वीक ऑन वीक डिक्लाइन इन द निफ्टी एंड सेंसेक्स, तो कैसी क्या बात है जहां से हम टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है अर्निंग्स। कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स का कहना है कि मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। जी हाँ, अगर अर्निंग्स आते हैं तो मार्केट्स कैन टेक केयर ऑफ एनी थ्रेट, दे कैन टेक केयर ऑफ एनी वरी, एंड इफ द अर्निंग्स आर स्ट्रांग देन मार्केट कैन क्लाइंब द वॉल्स ऑफ वरीज। ये भी कहावत है। तो अगर हमारे जो अर्निंग सिचुएशन है वो अगर इम्प्रूव हो जाती है, तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, दे कैन गो बैक टू दैट अर्लियर हाइज। कब होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन कई सारे इंग्रेडिएंट्स है, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिससे लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में जरूर से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। देखिए ये जो क्वार्टर गया था वहां पर, यानी कि जो समाप्त होगा, अर्निंग्स जो समाप्त होगी इन मिडिल ऑफ अगस्त, वी हैव सीन कि ओवरऑल जो लिस्टेड कंपनीज है, वहां की नेट प्रॉफिट केवल 5.4-5.6% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज द लोएस्ट इन 2 years। लेकिन ये लो पॉइंट्स मेरे ख्याल से वी कैन ओनली होपफुली सी अ इम्प्रूवमेंट। उसकी 2 या 3 वजह है, मेरे ख्याल से 3 वजह है। एक बात यह है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल लेंडिंग कॉस्ट कम हुई है, और ये जो लेंडिंग कॉस्ट कम होने की वजह से कई सारे इंडस्ट्रीज को फायदा हो सकता है, क्योंकि ईएमआईज कम हो जाएगी, तो या तो हाउसिंग लोन पर ईएमआई कम हो जाएगी, व्हीकल लोन, कंज्यूमर लोन, और ओवरऑल जो भी इंडस्ट्री है, अगर उनकी वर्किंग कैपिटल, उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाती है, तो डेफिनेटली उनके प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। और कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है अबाउट ट्रम्प टैरिफ्स,
इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी शायद आरबीआई एक या दो और इंटरेस्ट रेट कट कर सकती है। इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, इसलिए इनके पास इतना रिलैक्सेशन है, उनके पास उतनी मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबिलिटी है टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जाती है तो ज़रूर से बूस्ट मिल सकती है स्टॉक मार्केट्स को, बूस्ट मिल सकती है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो एक बात ये हो गई कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए और कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली अर्निंग्स इंप्रूव हो सकती है। अर्निंग्स इंप्रूव होगी तो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, आप शायद भूल गए होंगे कि आप कम टैक्स पे कर रहे हैं आफ्टर द पैसेज ऑफ द न्यू बजट। तो जो टैक्सेस कम हुए मीन आपके आपके जेब में और पैसा है खरीदने के लिए, तो एक थोड़ा सा कंजम्पशन बूम भी आ सकता है बिकॉज ऑफ लोअर टैक्सेस। जी हाँ, एफएम ने हमारे जो पर्सनल टैक्सेस है वहाँ पर काफ़ी राहत दी है और मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको भरना नहीं है। इसकी वजह से देयर विल बी लेस टीडीएस बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी, तो आपके पास और पैसा है स्पेंड करने के लिए, एंड दैट एडिशनल स्पेंडिंग कैन एक्ट एज अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। तो दूसरी बात हो गई, लोअर टैक्सेस कैन गिव अ बूस्ट टू कंजम्पशन, विच कैन गिव अ बूस्ट टू अर्निंग्स एंड दैट कैन गिव अ बूस्ट टू स्टॉक प्राइसेस। तीसरी बात यह है कि फिर से इंडिया में काफ़ी अच्छा मानसून आया है और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है दैट विल बी आई थिंक एट हिस्टोरिक हाइस, और जो हमारे रिजर्वर्स है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पानी कलेक्ट हुआ है। इसलिए अगले कुछ महीनों के लिए भी ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है दैट सर्टनली कैन बी लुकिंग अप, और जो वॉल्यूम्स है वहाँ पर बढ़ सकते हैं। और अगर मानसून अच्छे आते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली रूरल कंजम्पशन इंप्रूव हो जाता है। और रूरल कंजम्पशन ऐसा इंजन है कि अगर वहाँ पर हम इंप्रूवमेंट देखते हैं तो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस टू द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, स्पेशली इन अ फ्यू की इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल है या फिर एफएमसीजी है विच वर इन द स्लो लेन। अगर रूरल कंजम्पशन इंप्रूव हो जाता है देन डेफिनेटली वी विल सी दैट दीज इंडस्ट्रीज स्टार्ट टू डू वेल। तो अब तक हमने क्या आपको आपके साथ डिस्कशन किया, थोड़ा उसका समरी कर देते हैं। एक तो हमने कहा है कि ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए इंडिया पे, प्रेजेंटली इट इज 25%, थर्ड वीक ऑफ अगस्त के बाद 50% हो जाएंगे। इसकी वजह से इंडिया में बिकम अनकम्पेरेटिव, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि ये जो अर्निंग सीजन है वी हैव सीन द लोएस्ट ग्रोथ इन द लास्ट 8 क्वार्टर्स, ये दूसरी समस्या है। लेकिन ये दो जो समस्या है होपफुली दे आर ट्रांजिएंट, होपफुली दे आर टेम्पररी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट, लोअर टैक्सेस और अच्छे मॉनसून की वजह से धीरे धीरे वी मे सी अ टर्न अराउंड इन अर्निंग्स। और मेरे ख्याल से ये जो फेस्टिव सीजन जो चालू हो गई है, वी मे सी इम्प्रूवमेंट इन डिमांड ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन, जिसकी वजह से ओवरऑल अर्निंग्स बढ़ते। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा आपकी जो फॉलोइंग है, आपका जो अटेंशन है, आपकी जो आंख है, दैट शुड बी ऑन दी अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स इंप्रूव होते हैं तो आपके रिटर्न अच्छे आएंगे। अगर ओवरऑल अर्निंग्स अच्छे नहीं है देन डेफिनेटली रिटर्न्स विल सफर। एंड लास्टली, जो सबसे अच्छी बात है वो है कि हमें जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, ऑल टाइम हाई नेट इन्फ्लोज आए हैं म्यूचुअल फंड में, वो बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। तो द मनी सप्लाई विच इज कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, दैट सर्टेनली इज प्रिवेंटिंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम गोइंग लोअर। यानी कि जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से डिस्पाइट adequately bad news, we are not seeing stock prices going down। और जब जब फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे और ये पैसा फिर से आएगा मार्केट में आता रहेगा, एंड डेफिनेटली वी विल सी स्टॉक मार्केट्स टर्न अराउंड फ्रॉम दीज लेवल्स आल्सो। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन ट्रम्प टैरिफ्स एंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट। चलिए एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये जो स्टोरी है वो है स्टोरी कमोडोर मैथ्यू पेरी की। तो कमोडोर मैथ्यू पेरी एक यूएस जनरल थे जो कि 1854 में 1854 में 4 हेवीली आर्म्ड शिप्स लेके जापान के टोक्यो हार्बर में पहुंच गए। उन्होंने एक लेटर दिया था विच वाज फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट टू द एम्परर ऑफ जापान कि आप जो आपकी इकोनॉमी है जो कि काफ़ी क्लोज्ड इकोनॉमी है, आप उसको ओपन अप कीजिए, आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आप पर अटैक कर देंगे। उसके बाद 3-4 साल के बाद एक और बड़ा नेवल फ्लीट आ गया जापान में यूएस की तरफ से, अगेन थ्रेटनिंग जापान कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन अप करनी है, आपको हमारे साथ ट्रेड करना है। इसकी वजह से जापान में काफ़ी सारे इश्यूज आए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। देयर वर मेजर अपहीवल्स, छोटे छोटे रेवोल्यूशन भी हुए थे। लेकिन इवेंचुअली इन 1868 यानी कि करीबन 14 साल के बाद द जापानीज इकोनॉमी वाज ओपनड अप टू फॉरेन ट्रेड। और उसके बाद अगले 30-40 साल में पूरा मैजिक हो गया। जापान बिकेम वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, दे वर द मेजर इंडस्ट्रियल पावर। और 1900s में यानी कि 1898 और 1904 के बीच में
दे वर एबल टू बीट रशिया इन अ वॉर, दे वर एबल टू बीट चाइना इन अ वॉर, और फिर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में दे वर रियली अ फोर्स टू रेकन विथ। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, और एटम बॉम्ब की गिराने की वजह से आई थिंक दे हैड टू सरेंडर। लेकिन बिकॉज ऑफ द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी ओवर देयर, जापान बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। और आज की तारीख में भी वी ऑलवेज स्वेयर बाय द जापानीज क्वालिटी एंड बाय द जापानीज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ्स। तो क्या ये जो ट्रम्प की टैरिफ्स है, इज दैट अ मैथ्यू पेरी मूवमेंट फॉर अस? क्या ट्रम्प की टैरिफ की वजह से विल वी बिकम मोर कंपेटिटिव इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स? क्योंकि कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वी हैव नॉट रीच दैट फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल, वी आर नॉट कंप्लीटली कंपेटिटिव। देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, पीएलआई स्कीम आई है, कई सारे और भी एनकरेजमेंट दिए हैं फॉर इंडस्ट्री टू एक्सपोर्ट एंड टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। लेकिन ये जो है अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या ये ट्रम्प की टैरिफ की वजह से इंडिया और कंपेटिटिव हो जाता है इन एक्सपोर्ट्स? क्या सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है? तो आई थिंक दैट दिस क्राइसिस विल सर्टेनली गिव बेटर आउटकम्स। बैराक ओबामा की जो चीफ ऑफ स्टाफ है, 2008 में जब वहां पर क्राइसिस हुई थी, उन्होंने कहा था नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्टेड। और हमारा यही मानना है कि ये जो क्राइसिस है इन इंडियन एक्सपोर्ट्स, वी शुड नॉट लेट इट गो वेस्टेड एंड वी मस्ट फोकस ऑन आवर कंपेटिटिवनेस, वी मस्ट फोकस ऑन सिलेक्टिवली ओपनिंग अप आवर इकोनॉमी टू फॉरेन गुड्स, ताकि हम compete कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, किसी का भी कहना है, कुछ बहुत मुश्किल है, वी आर इन अनचार्टेड टेरिटरीज, बोल नहीं सकते हाउ दिस विल एक्चुअली प्ले आउट। और ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ऐसे है कि कल अगर उनको ठीक लगा तो दे में रिड्यूस द टैरिफ्स आल्सो ऑन इंडिया। तो एक बहुत ही सारे मूविंग पार्ट है यहाँ पर, इसलिए कहना मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में जरूर से ये बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे मैंने कहा कि अगर इंडिया अपने अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव कर सकती है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कट्स, टैक्स कट्स एंड गुड मॉनसून, देन आई थिंक वी विल बी कंप्लीटली फाइन। जाने से पहले मैं आपको एक खास बात कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रम्प टैरिफ्स है और ये जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल ट्रेड है, जहाँ पर स्लो डाउन हम देख रहे थे, उसके बारे में हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। हमारे जितने भी पैसा मेकर स्टॉक्स है, जितने भी हमारे डिस्कशंस है ऑन सेक्टर का राजा, दे वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक कंपनीज एंड ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस थे, वहां पर ये बहुत बड़ा थ्रेट था, और हमने ये थ्रेट काफी महीनों पहले रिकग्नाइज किया था। और आपके साथ कई बार हमने चर्चा की है कि अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी में है, तो वहाँ से आपको रीबैलेंस, रीशफल करके आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेस में जाना है। हमने कई सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स भी डिस्कस की है इन अवर सेक्टर का राजा, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट, ईवीज, डेटा सेंटर्स, कई सारे सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, एनबीएफसीज, बैंक्स। तो जितने भी सेक्टर्स अगर आप देखेंगे हमारे वीडियोस पिछले 4-6 महीने में, जितने भी वीडियोस हमने दिखाए हैं, जितने भी डिस्कशंस किए, दैट हैज ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज। और अगर आपने हमारे डिस्कशंस को फॉलो किया होगा, और अगर आपने उस हिसाब से चेंजेस किए होंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो आई थिंक स्टिल यू आर प्रीटी मच फाइन। इतना सारा मार्केट में गिरावट के बाद भी आपका पोर्टफोलियो के रिटर्न्स इतने खराब नहीं हुए होंगे। तो ये था हमारा कंट्रीब्यूशन टू अवर व्यूअर्स, टू अवर सब्सक्राइबर्स, दैट वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गाइड यू into the right investment themes and the right sectors which can do well for you depending upon the scenario that we are operating in. अंत में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे व्यूज़ भी आ रहे हैं, कई सारे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बट व्हाई यू नॉट सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल? प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। हमारा ये जो चैनल है, प्लीज़ सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स, अपने अपने जो ग्रुप्स है वहाँ पर ये सजेस्ट कीजिए। इट हैज़ बीन अवर एंडेवर, हमारा ये यही कोशिश है कि आपको एक काफ़ी नॉलेजेबल इन्वेस्टर हम बनाए, ताकि ये जो उतार चढ़ाव है मार्केट्स में, आप उसको अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सके अपने पोर्टफोलियो को, एंड यू कैन टेक द राइट टाइप ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो विच कैन टेक केयर ऑफ दिस वॉलेटिलिटी विच वी आर सीइंग इन द मार्केट। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम। ये तो हमेशा रहने वाली है, आपको इसको केवल मैनेज करना है बाय इन्वेस्टिंग इन द राइट स्टॉक्स एंड अवॉइडिंग द रॉन्ग स्टॉक्स। आखिर में, अगर आपके पास कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो, तो प्लीज़ हमें लिखिए। प्लीज़ कनेक्ट विद अस, वी वुड सर्टेनली लाइक टू डिस्कवर न्यू इन्वेस्टमेंट थीम्स, न्यू स्टॉक आइडियाज़ विद यू। और अगर आपके पास कोई खास कमेंट्स है, तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। लास्ट में, ये जो लंबी वीकेंड है, प्लीज़ आप उसको एंजॉय कीजिए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ टाइप जय हिंद इन द कमेंट सेक्शन।
This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.